हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग आपके 10th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, चैप्टर को पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस चैप्टर को समझते हुए पढ़ेंगे ताकि हमको कभी हम इसको भूले नहीं, समझे तो हमको रटना नहीं पड़े और इजीली हम इसको एग्ज़ाम में आने पर इसके पूछे हुए क्वेश्चंस को लिख कर आ जाए। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और चैप्टर में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम्स से संबंधित कोई बात अगर आप लोगों को पूछनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल, इसको समझने से पहले हम लोगों को समझना चाहिए कि केमिकल क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझें कि व्हाट इज केमिकल। व्हाट इज केमिकल तो हम जानते हैं, देखो एवरी मैटर इज केमिकल। आप कहेंगे एवरी मैटर इज केमिकल, हाँ मेरे हाथ में मार्कर है तो ये भी केमिकल है। मैं सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में, ये सब भी क्या है, केमिकल है। वाटर, हम लोग पानी पीते हैं, वो भी एक केमिकल है। क्यों? क्योंकि मैटर जिस सब्सटेंस से बना हुआ है, मैटर जिस सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है वो सब्सटेंस क्या है, केमिकल ही तो है। केमिकल क्या है, जितने भी हम पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ये सारे क्या हैं, केमिकल हैं। तो ये मान लो ये मार्कर की मैं बात करूँ तो एक कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन से मिलकर प्लास्टिक बनता है। तो ये प्लास्टिक भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, तो वो भी एक केमिकल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी मैटर इज केमिकल। ठीक है, तो केमिकल की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। केमिकल हम कहेंगे किसको, एवरी मैटर इज केमिकल। अब मुझे बताओ कि मैं फिर क्या चीज़ केमिकल नहीं है, क्योंकि नेचर में तो हर चीज़ केमिकल है, जो भी हमको सब चीज़ दिख रही है वो सब केमिकल है, बिकॉज एवरी मैटर इज केमिकल। तो मैं कहूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो साउंड है, तो ये साउंड किससे बना हुआ है, कोई मैटर तो नहीं है, तो ये तो कोई केमिकल नहीं हुआ। मेरी थॉट्स, हम बैठ के सोचते हैं दिन भर, हमारी थॉट्स हैं चल रही हैं, वो किसी केमिकल से बनी हुई नहीं है, तो वो भी केमिकल नहीं है। तो अपने को ये समझ में आ गया व्हाट इज़ केमिकल एंड व्हाट इज़ नॉट केमिकल। ठीक है, ये अभी हम लोगों को यहाँ पे समझना है केवल क्या है, व्हाट इज़ केमिकल। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखो, हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि जैसे मान लो दूध को हमने खुला, हमारा जो अभी गर्मियों का टाइम है, इसमें रूम टेम्परेचर के ऊपर दूध को खुला छोड़ा हुआ, दूध को रखा हुआ है, तो शाम तक या 1-2 घंटे में क्या होता है, दूध फट जाता है। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हुई। हमने खाना खाया, जो फूड हमने खाया वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ब्रीदिंग जो हम लोग करते हैं, रेस्पिरेशन हमारा पूरा सिस्टम है, तो रेस्पिरेशन का जो सिस्टम है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमने देखा कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन है। तो हमने पिछला एक रिकॉल कराता हूँ मैं आपको, 9th क्लास में हम लोगों ने समझा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, इसको यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसको रिकॉल कर रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या थे और केमिकल चेंजेस क्या थी। देखो, आप लोगों ने देखा है कि जैसे मान लो ये मार्कर है, इसका ढक्कन मैंने खोला और इसको वापस इस कैप को पैक कर दिया, बंद कर दिया, तो ये फिजिकल चेंजेस हुआ कि केमिकल चेंज हुए। ये मैंने इसको ओपन किया कैप को और वापस लगा दिया, तो ये रिवर्सेबल हो गई, यानी रिएक्शन मैंने करी ये और ये वापस लग गया, तो रिवर्सेबल रिएक्शन हो गई। तो वो वाले ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। लेकिन यहीं पे अगर इस मार्कर को मैंने आग लगा के जला दिया होता तो ये क्या वापस इसी फॉर्म में मुझे मिल जाता, नहीं मिलता। तो उस केस में क्या हो जाता, केमिकल रिएक्शन हो गई, केमिकल चेंजेस हो गए। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस समझ में आ गया। ये इरिवर्सेबल होते हैं और ये रिवर्सेबल होते हैं। रिवर्सेबल का मतलब जहाँ से चले वापस वहीं पे पहुँच जाना रिवर्सेबल, और वापस वहाँ नहीं पहुँच पाना इरिवर्सेबल। जैसे हमने कहा कि दूध का फटना जो था, जो हम दूध फट जाता है उससे दही बन जाता है, तो अब वापस दही से हम लोगों को दूध नहीं मिलेगा, तो वो कैसे चेंजेस हो गए, केमिकल चेंजेस हुआ।
हमारे घर पे जैसे छत पे कोई आयरन की चीज़ें पड़ी रहती है, साइकिल होती है हमारी बाहर पड़ी रहती है, उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, तो जो रस्टिंग वाला प्रोसेस है वो भी क्या है, केमिकल चेंजेस है, क्योंकि रस्ट एक बार लग गई तो वो जो रस्ट में जा चुकी चीज़ें वो हमको वापस नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। अब देखो कोई केमिकल रिएक्शन हुई तो केमिकल चेंजेस हुए, हमको पता कैसे पड़ेगा कि इसमें केमिकल चेंजेस हुए या केमिकल रिएक्शन हुई, तो हम लोग कैसे समझें कि केमिकल रिएक्शन हो गई या नहीं हुई। तो देखो क्या होता है, केमिकल चेंजेस होने के लिए क्या हो सकता है, अब हम लोग कह सकते हैं कि जब whenever chemical changes occur, whenever chemical changes occurs, we can say क्या कह सकते हैं, जब कोई केमिकल चेंज हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंजेस हुए तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। अब मुझे पता कैसे पड़े कि केमिकल चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए, तो देखो क्या होता है, जब भी केमिकल चेंज होता है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, यानी हो सकता है वो सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी चीज़ें में उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो हमें कह सकते हैं कि पता कैसे लगेगा केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, केमिकल चेंजेस के बारे में हमको पता कैसे लगे, तो हम ये कह सकते हैं सबसे पहला तो चेंज इन स्टेट, उसकी स्टेट में चेंज होना। स्टेट आप लोगों को समझ में आता है ना, सॉलिड लिक्विड गैसियस ये स्टेट है। ठीक है, दूसरा मैं कह सकता हूँ चेंज इन कलर, देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे चेंजेस ही एक ही रिएक्शन में हो, किसी रिएक्शन में स्टेट ही चेंज हो सकती है, किसी रिएक्शन में हो सकता है कलर चेंज हो, किसी रिएक्शन में क्या हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, समझ में आ गया, चेंज इन टेम्परेचर। और यह हो सकता है कि उस रिएक्शन के होने के बाद में उसमें गैस बन जाए, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो देखो ये 3-4 चीजें जिससे हमको पता लगता है कि केमिकल चेंजेस हुए हैं या केमिकल रिएक्शन हो गई है। तो केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शन का पता लगाने के लिए हम इन 4 चीज़ों के ऊपर उसको देखते हैं कि इनमें से कुछ हुआ क्या, तो उससे हमको पता लग जाता है कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक देख लिया आप लोगों ने। अब हमको पता लग गया कि केमिकल रिएक्शन हो गई है, कोई भी काम हो गया है, कोई भी घटना हो गई है, कोई भी चीज़ हो चुकी है, तो हम अब उसको किसी को बताना है तो कैसे बताएं, केमिकल रिएक्शन हो गई है इसको बताना है तो कैसे बताएं। देखो आप लोगों की बुक में एक एक्टिविटी गिवन है कि एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम क्या होता है, एक मेटल होता है, रिबन का मतलब होता है जैसे हमारी एल्यूमिनियम फॉइल आप लोगों ने देखी है उस तरीके से मैग्नीशियम की फॉइल आती है। तो मैग्नीशियम की फॉइल को लेके हम लोग और जब आग में जलाते हैं तो आग में जलाएंगे तो क्या होने वाला है कि मैग्नीशियम फॉइल जल जाएगी और उसकी राख हमको मिल जाएगी, जो ऐश होती है वो हमको मिल जाएगी मैग्नीशियम की। उस ऐश का जो फॉर्मूला है, अब उसको हमको किसी को बताना है कि हमने क्या करा, वो एक केमिकल रिएक्शन हो गई कि मैग्नीशियम ने आग में उसको जलाया और उसकी ऐश बन गई, तो ये किसी को बताना है तो कैसे बताएंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखें कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, हम लोगों को किसी को बताना है तो हम लोग उसको किस फॉर्म में बताएंगे, इक्वेशंस की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या हो गया, आप समझना चाह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। हम लोगों को किसी को बताना है कि साहब मैंने मैग्नीशियम लिया, ये मैग्नीशियम, इसको मैंने क्या करा, जलाया। जलाने का मतलब क्या होता है, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए चला रहे हैं कि किसी भी चीज़ को जलाना मतलब उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना। तो मैग्नीशियम को मैंने बर्नर के ऊपर जलाया, यानी कि उसकी रिएक्शन किससे करवाई, ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन हुई।
तो ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन पर मुझे क्या मिल गया, मैग्नीशियम की ऐश मिल गई। उस ऐश को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आ गया। तो हम लोगों को किसी को केमिकल रिएक्शन जो हुई है उसको बताना है तो हम लोग इस तरीके से बताएंगे कि हमने मैग्नीशियम लिया, उसको हमने जलाया, यानी ऑक्सीजन के साथ उसकी रिएक्शन करवाई, तो हमारे को क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमको, अब जैसे हम लोगों को किसी को बताना है इतना बड़ा बताएंगे तो ये भी बहुत बड़ी फॉर्म हो गई ना, लेकिन अभी हम इसको केमिकल इक्वेशंस नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन। इसकी क्या कहेंगे, ये हो गई हमारे पास में वर्ड इक्वेशन, या इसको हम लोग कह सकते हैं वर्ड फार्मूला। समझ आ गया, वर्ड इक्वेशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं वर्ड फार्मूला, हमने इसका बना दिया। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम को समझते हुए कि भाई इतना बड़ा बड़ा मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखूंगा, ऑक्सीजन को OXYGEN लिखेंगे, इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे हम लोग, तो इस प्रॉब्लम को समझते हुए साइंटिस्ट लोगों ने क्या हुआ, एक तरीका बनाया कि यार इसको अपन शॉर्ट में कैसे लिखें। जैसे हम लोग मैथ्स में देखते हैं कि हमारे को 2+5 करना है, तो मैं या तो यूँ लिखूँ कि 2, फिर यूँ लिखूँ प्लस, फिर लिखूँ 5। तो इस सब चीज़ों को शॉर्ट करने के लिए उन्होंने क्या हुआ, कुछ सिंबल्स बना दी। जैसे प्लस का सिंबल है, इसको देखते हैं हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमारे को ऐड करना है। माइनस का साइन हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या समझ जाते हैं कि उसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि मैग्नीशियम के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर लिया, बोले हम मैग्नीशियम को बोलेंगे Mg। क्लियर हो गया। ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, O2। और इन दोनों की जब रिएक्शन हुई, ये एरो का जो साइन ये बताता है कि रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। रिएक्शन होने पर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके लिए फॉर्मूला है MgO। यहाँ तक की बात क्लियर, ठीक है। मैग्नीशियम को बोला Mg, ऑक्सीजन को बोला O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोल दिया MgO। ये सिंबल्स हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर और समझेंगे कि किस किस के सिंबल्स क्या होते हैं। आप लोगों ने ये सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। आप लोग जब बार बार उसको देखोगे, करोगे, लिखोगे, रिएक्शंस को करोगे, तो आप लोगों को इजीली वो याद हो जाएंगे कि किस चीज़ का सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको मिल गया, तो हम इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशंस। ये तो हमारे पास क्या था, वर्ड इक्वेशन। अब जब हम केमिकल को इस तरीके से दिखा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगी, केमिकल इक्वेशंस। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ तो मुझे पता लग गया कि केमिकल इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये जो दोनों हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जिन्होंने रिएक्शन करी, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन करने के बाद में जो हमारे को मिला, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात। जिन्होंने रिएक्शन करी, रिएक्टेंट कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं उनको। दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये हो गया प्रोडक्ट जो एरो के बाद होता है। ये एरो बता रहा है कि रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है। यहाँ इन दोनों से रिएक्शन होने पे ये बना है, ना कि इससे ये बना है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड से ये दोनों बन रहे होते तो एरो इस तरफ होता। समझ में आ गया, क्लियर है। लेकिन इन दोनों की रिएक्शन से ये बना हुआ है, तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो एरो का हेड है वो हमारे को डायरेक्शन बताता है। एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स, और इसके राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स। समझ में आ गई बात। रिएक्टेंट भी दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी दो से ज़्यादा या एक भी हो सकता है। तो इसको हम केमिकल रिएक्शंस को इस तरीके से लिखते हैं। और रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी। अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ, इस रिएक्शन को देख के आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कुछ। जैसे ये मैग्नीशियम है, ये कितना है, 1। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 एटम्स। देखो मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स 2। और ये हमारे पास में क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। तो मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, बट ऑक्सीजन भी 1 है, जबकि वहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे। तो यानी मुझे लग रहा है, मतलब हम लोगों को देखने से, ऑब्जर्व करने से यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है या कुछ ना कुछ सही लिखा नहीं गया, ठीक है। तो इसको सही लिखने के लिए हमको क्या करना होता है कि इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। क्योंकि अभी ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस होने के लिए, बैलेंस करने के लिए भी हम इसको अब समझेंगे कि कैसे होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने सुना होगा। तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन नाइन्थ क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने ये, कंजर्वेशन ऑफ मास।
आपको याद आ जाए इसलिए दोबारा यहाँ पर लिख रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के आधार पे हम लोगों को पता है कि रिएक्शन होने से पहले नंबर ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्शन होने के बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, दोनों की क्वांटिटी, दोनों के नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्योंकि मास तो चेंज हुआ ही नहीं, रिएक्शन जो हुई वहाँ पर ना तो जहाँ रिएक्शन जिस टेस्ट ट्यूब में हुई या जिस भी चीज़ में हम लोगों ने कराई वहाँ पे कोई चीज़ बाहर गई भी नहीं, उसमें कुछ अंदर एक्स्ट्रा आया भी नहीं। तो यानी उसमें चेंजेस कैसे हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे और यहाँ पे 1 ही रह गया। तो यानी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इस रिएक्शन को हम लोगों को क्या करना है, बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग समझेंगे किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। चलो फटाफट, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम समझते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कि बैलेंस करना क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो रिएक्शन होने से पहले जो रिएक्टेंट है उनका मास और जो प्रोडक्ट है उनका जो मास है दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रहे हैं। जैसे हमारे पास में अभी जो हमने रिएक्शन देखी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो हमारे पास बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ मैग्नीशियम, पहले हम रिएक्शन होने से पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें और रिएक्शन होने के बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो हमारे को बैलेंस करना इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रिएक्शन होने से पहले, बिफोर रिएक्शन, सॉरी देखो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि यहाँ लिख रहा हूँ मैं बिफोर रिएक्शन, और ये एरो के बाद वाला क्या है, आफ्टर रिएक्शन। मैग्नीशियम को देखते हैं, मैग्नीशियम कितने हैं 1, आफ्टर रिएक्शन 1। ऑक्सीजन की बात करें, बिफोर रिएक्शन 2, आफ्टर रिएक्शन। तो बेसिकली हमको अभी फिलहाल बैलेंस किसको करना है, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करूँ, ये मेरे पास में लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना था। रिएक्शन के बाद में MgO है। देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जब हम लोग बैलेंस कर रहे होते हैं तो इसके बीच में कहीं भी कुछ भी नहीं लगाते, ना इधर कुछ लगाते ना उधर कुछ लगाते। हम लोग यूँ समझ लो कि हम लोगों ने एक बॉक्स बना दिया, अब इस बॉक्स के बाहर ही करना है जो भी करना है इस बॉक्स के बाहर करना है, बॉक्स के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 है, आगे 2 लगाया। तो जब यहाँ पे मैंने 2 लगाया तो ये ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन अब इसके बैलेंस होने से मैग्नीशियम का नंबर जो है ना वो चेंज हो गया। तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगली स्टेप में क्या करूँगा, मैं वही मैग्नीशियम के आगे भी क्या लगा दूंगा 2 Mg प्लस O2। अब हमारे पास रिएक्शन हो गई 2 MgO। ये हमारी क्या हो गई, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लो और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो मेरे पास मान लो है जिंक आप लोग जानते हैं सब क्या होता है, मेटल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास में बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। जिंक है, मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड कोई एसिड है, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में हुई है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। ये कौन सा है, ये इसका वर्ड इक्वेशन है। इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो मेरे पास में क्या बना, Zn, जिंक को बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला
पता होगा सभी को, ऐसा मैं जब मानता हूँ, H2SO4। ठीक है, आगे बढ़े, रिएक्शन हुई तो बन गया जिंक सल्फेट, जिंक के साथ कौन आ गया, SO4, और ये कौन अलग हो गया, हाइड्रोजन H2। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर बिफोर रिएक्शन नंबर ऑफ जिंक क्या थे 1, आफ्टर रिएक्शन 1। सल्फर देखो SO4 पूरा नहीं है कुछ भी, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, हाइड्रोजन अलग है। सल्फर हाइड्रोजन को देखो 2 2, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 एंड 4। अब यहाँ पे कुछ समझ में आया कि रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है, तो इसमें तो हमको कुछ बैलेंस करना ही नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास बैलेंस है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर केमिकल रिएक्शन को ही हमको बैलेंस करना है, कुछ रिएक्शंस अपने आप बैलेंस आती है। तो हमारे को ये चेक करना है कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, अगर वो इक्वल हैं तो हमारे को कुछ भी बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इक्वल नहीं है तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देखो वन मोर एग्जाम्पल। रस्टिंग ऑफ आयरन सुना है आप लोगों ने, देखा भी है, रस्ट लग जाती है। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है वाटर से, आयरन की रिएक्शन वाटर से जब होती है तो उसी को रस्ट लगना कहते हैं, कि वाटर से आयरन की रिएक्शन हो जाती है तो क्या बन जाता है Fe3O4। ये किसका फॉर्मूला है, रस्ट का, प्लस H2। तो ये आप लोगों को पता होगा, इसको बोलते हैं Fe आयरन। अब देखो इसका जो ना केमिकल नेम होता है फेरम, फेरम। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हुआ, आयरन, वाटर, ये फॉर्मूला हमारी रस्टिंग का, और ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बिफोर रिएक्शन आयरन, नंबर ऑफ आयरन कितने हैं 1, और यहाँ पर 3, हाइड्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 1 एंड 4। तो सबसे पहले हम इस तरीके से देख लें, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। FeO और H, आयरन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नंबर ऑफ आयरन कितना है 1, और यहाँ पर कितना है 3, ऑक्सीजन 1 4, हाइड्रोजन 2 2। यानी हाइड्रोजन तो हमारे पास बैलेंस है, लेकिन क्या होता है कि जब हम रिएक्शन में बैलेंस करते हैं तो कुछ चीज़ें अपने आप चेंजेस भी होती हैं। तो उसके आधार पर हम लोग देखें तो अब हमारे को करना क्या है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन को और आयरन को बैलेंस करना है। तो देखो मैंने आप लोगों को समझाया पहले ही कि रिएक्शन में सबसे पहले क्या कर लो, बॉक्स बना लो। तो मैंने क्या किया, ये Fe के ऊपर बॉक्स बना लिया, प्लस H2O पर बॉक्स बना लिया। क्यों, क्योंकि जो भी करना है इस बॉक्स के बाहर ही करना है। रिएक्शन Fe3O4 बॉक्स एंड H2 बॉक्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करता हूँ मैं, 4 है, यहाँ पर कितने हैं 1, इस बॉक्स के बाहर मैंने क्या लिख लिया 4। क्लियर हो गई बात। अब ये बॉक्स के बाहर ये 4 होने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन के नंबर है ना बढ़ गए, कितने हो गए 8 हो गए। तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर भी क्या लगा दिया 4। क्लियर है बात। अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गई 8, यहाँ पर 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बच रहा कौन है आयरन। आयरन कितने हैं 3, और वहाँ पर भी कितने हैं 3। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने आगे क्या लगा दिया 3। तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन कितनी क्या हो गई 3Fe प्लस 4H2O मेक्स Fe3O4, इसको हम कहते हैं रस्ट, प्लस 4H2। क्लियर है। फटाफट से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे समझते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि फिजिकल स्टेट्स भी होती हैं कुछ, हमारी जो केमिकल रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, इनकी फिजिकल स्टेट भी होती है। फिजिकल स्टेट मतलब कि वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड में है, कि गैसियस फॉर्म में। तो हम लोग देखते हैं कि राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, हम लोग ये समझते हैं राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ठीक है,
राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट हमको देखना है कि किसी भी जो रिएक्टेंट हमारे पास है और प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। देखो सबसे पहले हमारा हम लोग इनको कैसे लिखते हैं, जैसे अगर पर मेरे पास में क्या है, कोई भी रिएक्टेंट किसी भी फॉर्म में, जैसे सॉलिड है, सॉलिड की फॉर्म में है तो उसको हम लोग लिखेंगे एस, ठीक है। लिक्विड अगर वो है तो उसको एल से दिखाएंगे, गैसियस फॉर्म में है तो उसको जी से दिखाएंगे, और एक और फॉर्म होती है हमारे पास, इसकी एक और फॉर्म होती है एक्वस, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ए क्यू। देखो ए क्यू या एक्वस का मतलब क्या है कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो कौन सी है, सॉल्यूशन प्रेजेंट इन वाटर, सॉल्यूशन प्रेजेंट इन वाटर, वाटर के अंदर मिला के, जैसे हमने कोई चाशनी बना ली या कुछ भी बना के वाटर के अंदर मिला के उसको यूज कर रहे हैं। तो एक्वस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन प्रेजेंट इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्यूशन को मिक्स करके और फिर उसको यूज़ किया है तो उसको हम उसकी एक्वस फॉर्म कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। देखो अभी इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे जो हम लोगों ने अभी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करा ना, कौन सी, Fe आयरन से हमारे पास में वाटर की रिएक्शन हुई थी और हमको क्या मिल गया था, रस्टिंग Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। बैलेंस कर देता हूँ, ये 3 थे, ये 4 थे, और ये तो यही थे, और ये भी 4H बैलेंस है। अब देखो आयरन जो हम लोगों ने लिया वो किस फॉर्म में होता है बताओ, सॉलिड होता है। आयरन जो हम लेते हैं रस्ट के लिए, जो भी कोई भी आयरन लिया, नेल लिए हमने, या हमारी बाइसिकल ही है, कुछ भी है, तो कैसी फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में। H2O, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हम H2O ले रहे हैं ना, वो देखो वाटर जो है ना होना तो कहीं में चाहिए लिक्विड में, लेकिन यहाँ पर जो वाटर होता है ना वो किस फॉर्म में होता है, स्टीम की फॉर्म में, क्योंकि आयरन के ऊपर हम पानी डालेंगे तो पानी डालते ही उसके ऊपर रस नहीं लग जाएगी, जब वो पानी में कहीं देर तक पड़ा रहेगा, उसकी स्टीम बनेगी, तब जाके उसमें क्या होगा, रस लगेगा। तो जो वाटर होता है वो किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में, और Fe3O4 जो रस्ट लगती है वो कैसी होगी, वो सॉलिड होगी, और हाइड्रोजन क्या है, गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर देखो एरो बना के लिख लो, वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, स्टीम की फॉर्म में हम यहाँ पर वाटर यूज ले रहे हैं। तो ये रिएक्शन, ये क्या हुआ, हमारे पास फिजिकल स्टेट्स को बताने का तरीका हुआ किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। यहाँ तक की बात समझ में आई। इसका हम लोग एक और एग्जांपल अगर समझें तो देखो एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे ये है CO, CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी जब हमने रिएक्शन कराई H2 से, हाइड्रोजन गैस से, तो हमारे पास में क्या बना, CH3OH। इसको हम लोग बोलते हैं मैथेनॉल। क्या बोलते हैं, मैथेनॉल। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मैथेनॉल। कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी क्या चीज़ होती है, गैसियस फॉर्म में। हाइड्रोजन भी क्या होगी, गैसियस फॉर्म में। और ये जो मैथेनॉल हमको मिलता है ये कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर कि जो मैथेनॉल हमको मिला ये कैसा फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। अब ये कहानी तो क्लियर हो गई कि हम लोगों को फिजिकल स्टेट्स उनकी अगर हमको किसी की दिखानी है। अब क्या होता है कि कभी कभी हमारे को क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन को के जो हमने उसकी फिजिकल कंडीशंस ली, जैसे हमने उसको कितना टेम्परेचर दिया है, कितना प्रेशर दिया है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को भी हम लोगों को बताना पड़ता है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, एरो के ऊपर या नीचे की तरफ बताते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, ये आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। समटाइम्स, जैसे ये वाली रिएक्शन की बात कर लें, इसमें क्या होता है 340 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों को चाहिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए, कि कार्बन मोनोऑक्साइड से जब हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे तो 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। अभी हम लोग जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है 1 है, यानी उसका उससे इतना ज़्यादा 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये रिएक्शन होती है, तब मैथेनॉल बनता है, ठीक है। समटाइम्स द रिएक्शन conditions such as
क्या उसका टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, किसी रिएक्शन को कई बार करवाने के लिए कुछ कैटलिस्ट डालने पड़ते हैं। वो रिएक्शन हमने रिएक्टेंट तो मिला दिए लेकिन उनकी रिएक्शन होती नहीं है, उन रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट मिलाना पड़ता है उसमें, उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट एक्सेट्रा फॉर द रिएक्शन indicated above and or below the arrow, above और below the arrow, एरो के ऊपर या नीचे की तरफ हम लोग उस कंडीशंस को, जैसे हमारे को कुछ टेम्परेचर दिया है 340, जैसे कुछ टेम्परेचर मान लो इसको देने मेरे को 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे करानी है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे करानी है, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मान लो मुझे इसको इस रिएक्शन को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाना है, केल्विन पे करवाना है, केल्विन और सेंटीग्रेड दो मेजरमेंट होते हैं टेम्परेचर के, तो वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अभी ये उसमें हो नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है कि उसको बिलो, मैंने लिखा कि अबव और बिलो द एरो हम लिख देते हैं। दोनों चीज़ें भी लिख सकते हैं, ऊपर की चीज़ कुछ लिख ली हमने, प्रेशर ऊपर लिख दिया, टेम्परेचर नीचे लिख दिया, कैटलिस्ट कहीं पे लिख दिया, तो उसको भी एरो के ऊपर बता देते हैं। तो समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो, उसके ऊपर या नीचे हम लोग उसको दिखाते हैं। यहाँ तक का फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं। देखो आप लोगों ने देखा है कि प्लांट जो होते हैं वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारी गैसेज हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके उनके लीव्स और ग्लूकोज बनाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं प्लांट और ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कि वो रिएक्शन होती कैसे है। हमको पता है कि वो रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, रात को नहीं होती है रिएक्शन, रिएक्शन कब होती है, दिन में होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। और किसकी प्रेजेंस होती है, क्लोरोफिल। तो वो रिएक्शन क्या होती है और कैसे होती है उसको हम लोग समझते हैं। देखो CO2 कौन सी गैस लेते हैं प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या होता है इसके साथ हम लोगों को प्लांट में वाटर देते हैं, वाटर। ठीक है, हाँ ठीक है, H2O वाटर की प्रेजेंस होती है। और अब ये क्या होता है कि रिएक्शन कब होती है, एक तो होनी चाहिए सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, रात के टाइम पर नहीं होती है। और हमारे पास में क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और बनता क्या क्या है, देखो जब हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट तो हमको क्या कहते हैं, देते हैं ऑक्सीजन देते हैं सबसे पहली बात तो। ठीक है, ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, प्लस हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, प्लस दूसरी चीज़ क्या होती है, वाटर भी कुछ पार्ट जो होता है वाटर का भी एवोपरेट होता है, जो हमको पता है कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा था 8th क्लास के अंदर, जिसके अंदर वो प्लांट को लेके और उसके चारों तरफ एक थैली से उसको पैक कर दिया था पॉलीथीन से। तो हम लोगों ने कुछ समय बाद देखा था कि उसके अंदर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ गई, तो यानी कि वो क्या कर रहे थे, वो एवोपरेशन कर रहे थे वाटर का। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। इसको मैं बैलेंस करके भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है वो कौन सी फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, AQ। ठीक है, वाटर हम लोगों ने जो दिया है वो कौन सी फॉर्म में दिया, लिक्विड की फॉर्म में ही दिया है, 12 मॉलिक्यूल होते हैं H2O के। क्लियर है, ग्लूकोज किस फॉर्म में मिलेगा हमको, ये भी एक्वस फॉर्म में मिलेगा, वाटर जो है ना उसके अंदर मिक्स रहता है ग्लूकोज। ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन भी किस में जाएगा, नेचर में चला जाएगा, तो ये भी किस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में। और वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में हमारे को मिलता है, जो हम लोगों ने देखी थी 6H2। तो ये बैलेंस भी मैंने कर दी, और इनकी फिजिकल कंडीशंस भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी कि ये जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्वस फॉर्म में है,
वाटर हमने लिक्विड फॉर्म में हम लोग प्लांट को देते हैं, नीचे उसकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए, इसेंशियल कंडीशन है। और क्लोरोफिल उसके लीव्स में, प्लांट के लीव्स में क्लोरोफिल हमको पता है मिलता है, तो वहाँ से हमारे को क्या मिलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 एक्वस फॉर्म में, और 6CO2 भी एक्वस फॉर्म में, और H2O लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ तक के बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगी। ये चैप्टर हम आज यहाँ तक पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक के चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में वो अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इन सब चीज़ों को घर पे दोबारा एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगी। हम लोगों ने आज इन चीज़ों को इस तरीके से समझा है कि हमारे को हमेशा के लिए याद रहे, रटने वाला काम हमको नहीं करना पड़े। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय।